प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 5 समांतर श्रेणियां। हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1। तो सबसे पहले हमारे पास समांतर श्रेणियां क्या होगी इसके बारे में जानना है, और समांतर श्रेणियों के बारे में जानने से पहले हमें जानना है कि सूची क्या होती है। तो बच्चों, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि आपकी मम्मी किराने का सामान मंगवाती है तो उसके लिए लिस्ट बनाती है कि कौन कौन सा सामान आना है। या आप अपने स्कूल में होते हो तो आपके टीचर्स कई बार आप लोगों को कहते हैं कि बच्चों की लिस्ट बना लो। या आपकी क्लास में लड़के भी पढ़ते हैं और लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो कहा जाता है आपको कि लड़कियों की लिस्ट बना लो या लड़कों की लिस्ट बना लो या क्लास के सभी बच्चों की लिस्ट बना लो। तो लिस्ट एक्चुअली हमारे पास क्या होती है? सूची होती है। तो अब हमारे पास सूची का समांतर श्रेणियों से क्या लिंक है? जब हम लिस्ट बनाते हैं बच्चों की, यानी कि सामान की सूची बनाई, तो उसमें हम सामान का नाम लिखते हैं। कक्षा के बच्चों की सूची बनाई तो उसमें हम कक्षा के बच्चों का नाम लिखते हैं। लेकिन अब हम संख्याओं पे आधारित सूची कहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास संख्याओं की सूची हो, हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं ले ली 1, 2, 3, 4, 5, या हमने और अन्य संख्या ले ली 3, 3, 3, इस तरह की संख्याएं ले ली, या हमने संख्या ले ली 100, 70, 40, 10 ऐसे संख्याएं ले ली, या हमने संख्याएं ले ली 2, 3, 5, 6, 8, 10 इस तरह से। यानी कि ये हमारे पास जो सारी हमने कलेक्शन ली है वो किसकी है? संख्याओं की है। तो ये भी हमारे पास एक सूची है, यानी कि हमने संख्याएं इकट्ठी करी है। तो हमारे पास सूची को ही, यानी कि किसी न किसी सूची को ही हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। अब वो सूची कौन सी है जिसको समांतर श्रेणी कहा जाता है? तो इसको समझने के लिए देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? अगर हम पहली सूची देखते हैं तो ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि अगर हमें अब इसमें सबसे पहले पद के बारे में जानने की जरूरत है। यहाँ पर देखो, जो सबसे पहले नंबर पर हमने संख्या लिखी है, यानी कि हमारे पास इसको हम बोलते हैं पहला पद। ये सूची का क्या है? पहला पद। ये इस सूची का दूसरा पद, ये उस सूची का तीसरा पद, ये इसका चौथा पद, ये इसका पांचवा पद। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो इस सूची में ये हमारे पास पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये पांचवा पद। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाली सूची है, इस सूची में जो पहला पद है उसके जो पहली संख्या कितनी है? 1। जो दूसरे पद है उसकी वैल्यू कितनी है? 2। तीसरे की 3, चौथे की 4, पांचवे की 5। तो यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि हम इसका अगला पद भी लिख सकते हैं। इसका अगला पद क्या होगा? 6 होगा हमारे पास। अगर हम इससे अगला पद लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? 7 होगा। इससे अगला पद लेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा? 8। यानी कि हम इससे अगले पद और भी लिख सकते हैं। अगर हम इस सूची की बात करें तो हमारे पास इसका पहला पद भी 3 है, दूसरा पद भी 3 है, तीसरा पद भी 3 है, चौथा पद भी 3 है। तो इसका इससे अगला पद, पांचवा पद भी कितना हो जाएगा? 3। उससे अगला पद ये भी कितना हो जाएगा? 3। यानी कि इस सूची के हम अगले पद और भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इस सूची को देखते हैं। इस सूची में हमारे पास क्या है? जो पहला पद है उसकी वैल्यू दी हुई है हमें 100, दूसरे पद की वैल्यू दी हुई है 70, तीसरे पद की वैल्यू दी हुई है 40, चौथे पद की वैल्यू हमारे पास है 10। अब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या हम इसका अगला पद अपने आप लिख सकते हैं या नहीं है। तो पहले हम रिलेशन, यानी कि कनेक्शन ढूंढते हैं कि हमारे पास जो हमने पद लिखे हैं क्या कनेक्शन है। अब यहाँ पर देखो 70 और 100 कितने का अंतर है? 30। यानी कि 100 में से 30 घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 70 आ जाता है। ऐसे अगर हम 70 में से 30 घटाएंगे तो कितना आ जाता है? 40 आ जाता है। 40 में से 10 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? 40 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 10। यानी हर बार हम क्या घटाते जा रहे हैं? 30 घटाते जा रहे हैं। ऐसे अगर हम 10 में से 30 घटाएंगे तो हमारे पास अगला पद क्या हो जाएगा? -20। अगर हमारे पास -20 में से फिर 30 घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -50। यानी कि हम इस सूची के भी और पद लिख सकते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं, हमारे पास ये भी सूची है। तो हमारे पास इस सूची में देखो, हमारे पास 2 के बाद क्या है? 3। तो ये हमारे पास पहला पद था, ये दूसरा पद था। तो हमारे पास 2 से 3 आया, यानी कि हमें एक जोड़ना पड़ा।
इसके बाद 3 से 5 आया यानी कि हमें 2 जोड़ने पड़े। 5 से 8 आया यानी कि हमें 3 जोड़ने पड़े। 8 से 10 आया तो हमें कितना जोड़ना पड़ा? 2, यानी कि 8 में 2 जोड़ोगे तो 10 मिलेगा। अगर अब हमें कहा जाए कि इस सूची के अगले पद लिखो, तो क्या ये पॉसिबल है कि हम इसका अगला पद लिखें? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हमें इसमें 1 जोड़ना है, 2 जोड़ना है, 3 जोड़ना है या कोई अन्य संख्या जोड़कर अगला पद प्राप्त करना है। तो अब यहाँ से देखो बच्चों, हमारे पास जो पहले 3 सूची थी उसमें हमारे पास अगले पद कैसे मिल रहे हैं? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर या घटाने पर। जैसे हमारे पास इनमें एक एक संख्या जोड़ते जाओ तो हमें अगला पद मिलता जाएगा। इसमें हमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम कहें 0 0 जोड़ते जाएं तो हमें अगला पद मिल जाएगा। इसमें अगर हम 30 30 घटाते चले जाएं तो हमें अगला पद मिल जाएगा। तो हमारे पास संख्याओं की ऐसी सूची, यहाँ पर हमारे पास क्या नाम नहीं लेने, हमें क्या लेना है? संख्याएं लेनी है। यानी कि हमारे पास समांतर श्रेणी होने के लिए सूची कैसी होनी चाहिए? संख्याओं की होनी चाहिए। तो संख्याओं की ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद कैसे मिल जाए? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर मिल जाए। यानी कि हमें अगर उस सूची का पहला पद पता है तो पहले पद में हम एक निश्चित संख्या जोड़ते जाएं या हटाते चले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाए? उसकी हमें अन्य पद मिल जाए। जैसे हमें इसमें मिले हैं, इसमें एक एक जोड़ने पर हमें अगले पद मिलते चले गए, इसमें हमें 30 30 घटाने पर हमें अगले पद मिलते चले गए। तो ऐसी सूची जिसमें हम पहले पद में क्या जोड़ते जाएं? निश्चित संख्या जोड़ते चले जाएं तो हमें उसके अगले पद मिलते चले जाएं, ऐसी सूची को क्या कहा जाता है? समांतर श्रेणी। तो बच्चों ये था समझने के लिए। अगर हम इस समांतर श्रेणी की क्या लिखना चाहें? एक व्यापक रूप यानी जनरल फॉर्म लिखना चाहें तो वो क्या होगी? तो हम मान लेते हैं कि उस एपी का पहला पद, सबसे पहले मैंने बताया था कि इसको क्या बोलते हैं? पहला पद। तो सिंबल यूज करते हैं पहले पद के लिए, सिंबल A1 मतलब पहला पद बोलते हैं। ये हमारे पास दूसरा पद तो ये A2, ये हमारे पास तीसरा पद तो A3, ये हमारे पास A4, ये हमारे पास A5। ये हमारे पास सिंबल है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद। मान नहीं है, पहले पद का मान कितना है? 100, दूसरे पद का मान 70, तीसरे पद का मान 40, चौथे पद का मान 10। तो इनकी वैल्यूज तो अलग अलग रहेंगी, एक ये सिंबल है। तो यहाँ पर ले लिया कि मान लो कि मेरे पास जो पहला पद है, यानी कि ये पहला पद है वो किसके बराबर है? A है। और जो हमें निश्चित संख्या इसमें जोड़नी है वो हमारे पास क्या है? D है। उस निश्चित संख्या को हम बोलते हैं सार अंतर। ये हमारे पास क्या होता है? सार अंतर, जो निश्चित संख्या हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो पहला पद A है तो हमारे पास समांतर श्रेणी क्या बन जाएगी? समांतर श्रेणी। अब हम समांतर श्रेणी फॉर्म करते हैं। अभी मैंने आपको बताया समांतर श्रेणी क्या होती है? संख्याओं की सूची। कैसी सूची? जिसमें प्रत्येक पद कैसे मिलेगा? एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद। तो हमारे पास पहला पद तो A है, यानी पहले पद की वैल्यू कितनी है? A। तो इससे अगला पद कैसे मिलेगा? इसमें एक निश्चित संख्या जोड़नी है और वो निश्चित संख्या हमारे पास क्या है? D। तो ये हो जाएगा हमारे पास A प्लस D। इसमें फिर हमें एक निश्चित संख्या जोड़नी है, इसमें ही हम जोड़ेंगे A प्लस D में एक बार D और जोड़ दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A प्लस 2D। अब हम इसमें एक D और जोड़ देंगे तो A तो हमारे पास ऐसा ऐसा है ही है, और 2D में एक बार D और जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 3D। ऐसे इससे अगला पद लेना हो तो हम इसमें एक निश्चित संख्या की D और जोड़ देंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? 4D। तो ये हमारे पास इस तरह से हम इस समांतर श्रेणी के कितने मर्जी पद भी निकाल सकते हैं। तो पहले पद में हमने एक निश्चित संख्या क्या जोड़ी? D। उससे अगला पद प्राप्त करने के लिए फिर D जोड़ दिया, उससे अगला पद प्राप्त करने के लिए फिर D जोड़ दिया। तो A हमारे पास क्या है? पहले पद की वैल्यू, पहले पद का मान, और D हमारे पास क्या है? सारांतर। तो बच्चों ये थी समांतर श्रेणी। जो हमारी एक्सरसाइज 5.1 है टोटली इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये वाली एक्सरसाइज 1 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, यानी बड़े अच्छे से समझना है ताकि बेस अच्छा से बन जाए, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने में दिक्कत ना आए। अब एक्सरसाइज 5.1 इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको नहीं करवा रही हूँ, आपकी बुक में सोल्व है। आप पहले क्वेश्चंस को समझो, उसके बाद एग्जाम्पल्स खुद करके देखना।
एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन, कुछ हमारे पास सोल्यूशंस दी, मतलब कुछ हमारे पास सिचुएशंस दी हुई हैं, उन सिचुएशंस को हमने सूची की फॉर्म में लिखना है और फिर बताना है कि दी हुई सूची हमारे पास समांतर श्रेणी है या नहीं है। यहाँ पर समांतर श्रेणी के लिए एक सिंबल यूज किया जाता है, समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पर शॉर्ट में अरिथमेटिक से लिया ए और प्रोग्रेशन से लिया पी, तो समांतर श्रेणी को शॉर्ट में बोलते हैं ए पी। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्थितियों में संबंध सूचनाओं की सूची एपी है और क्यों है, यानी कि हमें बताना है कुछ सिचुएशन दी हुई है। पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, तो कुछ स्थितियां सिचुएशंस दी हुई हैं, उनको पढ़ना है, उनसे हमें सूची तैयार करनी है और सूची तैयार करके बताना है वो एपी है, और अगर एपी है तो क्यों है। तो पहले हमें दिया हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। जैसे बच्चों, अगर आपको अपने घर से स्कूल जाना हो तो वहां हमारे पास निश्चित दूरी हो गई, ठीक है, कहीं जाना है, सपोज स्कूल ही जाना है, तो उस निश्चित दूरी का किराया कितना है? 15 किलोमीटर। ये भी मान लिया कि वो आपका घर से स्कूल कितना पड़ता है, 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो किराया कितना है? 15 किलोमीटर। लेकिन अब उस स्कूल से आगे भी जाना चाहते हो, तो इसमें कहा है कि अगर स्कूल से आगे अगर आप 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 8 रुपए और देने पड़ेंगे, उससे आगे 1 किलोमीटर और जाओगे फिर 8 रुपए देने पड़ेंगे, उससे आगे 1 किलोमीटर और जाओगे तो फिर 8 रुपए देने पड़ेंगे। तो हम इसको लिखते हैं सूची की फॉर्म में। तो हमारे पास यहाँ पर पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का या 1 किलोमीटर का किराया, ये इसने कहा है कि 1 किलोमीटर जाने का किराया तो कितना लगेगा? 15 रुपए। अब 2 किलोमीटर जाने का किराया, 2 किलोमीटर जाने का किराया, अब 2 किलोमीटर जाना है तो 1 किलोमीटर की जो पहला 1 किलोमीटर गया उसका किराया तो 15 रुपए ही रहेगा, उसके बाद जो 1 किलोमीटर और जाएगा उसका किराया कितना रहेगा? 8। तो कितना हो गया हमारे पास? 15 और 8 23, यानी कि तो 23 रुपए आ गए। अगर किसी को 3 किलोमीटर जाना हो तो 3 किलोमीटर जाने का किराया कितना हो जाएगा? जो पहला किलोमीटर गए थे उसका किराया कितना है? 15। उसके बाद दूसरा किलोमीटर गया उसका किराया कितना है? 8। उसके बाद 1 किलोमीटर और जाना है, 3 किलोमीटर जाना ना, 1 किलोमीटर तो 15, 2 किलोमीटर जाओगे तो 15 में 8 जुड़ जाएंगे, 3 किलोमीटर जाओगे तो 1 और 8 जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 31। हमें कम से कम 3 टर्म्स लिखनी है, 3 पद लिखने हैं। तो हम यहाँ सूचियां बनी, पहला पद इसमें हमारे पास बन गया 15, दूसरा पद हमारे पास 23, दूसरे पद की वैल्यू, तीसरे पद की वैल्यू 31। ऐसे हम इसके और पद भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्या लिखने हैं? सिर्फ 3 पद लिखने हैं। अब हमें बताना है कि जो ये सूची है ये एपी है या नहीं है। तो अब हमने क्या कहा था कि हमारे पास समांतर श्रेणी क्या होती है, कि एपी क्या होती है, जिसमें प्रत्येक पद एक निश्चित संख्या जुड़ने के बाद में है। अब देखो 15 में क्या जोड़ा? 8, तो 23 आ गया, 23 में जोड़ा 8 तो 31 आ गया, 31 में 8 जोड़ेंगे तो अगली टर्म आ जाएगी। एक निश्चित संख्या जुड़ती चली जा रही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? हमारे पास एपी है। ये हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमारे पास क्या है? इसका पहला पद है, ये हमारे पास इसका दूसरा पद है और ये हमारे पास इसका तीसरा पद है। पहले हम दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर लेते हैं, किसको निकालने के लिए? वो निश्चित संख्या निकालने के लिए। तो हमारे पास 23 माइनस 15 कितना आ गया? 8। फिर हमारे पास तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करा, 31 माइनस 23, तो ये क्या आ गया? हमारे पास 8 आ गया। तो जो ये 8 है ये हमारे पास निश्चित संख्या है, यानी कि सार्वधातुक है। तो हमारे पास निश्चित संख्या कैसी है? निश्चित ही है, यानी कि जैसी है, इसलिए ये क्या है? हमारे पास एपी है, क्योंकि हमारे पास अंतर कैसा है? जैसा, या हम कहें कि हमने एक जैसी संख्याएं इसमें जोड़ी हैं, तो ये हमारे पास सूची कैसी रहेगी? एपी रहेगी। इसके बाद हमारे पास दूसरा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यानी कोई बेलनाकार चीज है, उसके अंदर हवा भरी हुई है। एक बार मैं इसको रख कर लेती हूँ, इसको आप नोट कर लेना। अब इसमें कहा गया है कि जब उसमें पंप करते हैं तो एक बार में कितनी हवा निकाल देता है? 1/4 भाग, जितनी बेलन के अंदर हवा है उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है।
इस तरह से करते चले जाते हैं। तो बताओ जो सूची बनेगी वो एपी है या नहीं है। तो पहले हमने मान लिया। अब आपको पता है कि जो बेलन में जो हवा होती है, एक्चुअली हमें दिया नहीं हुआ कितनी हवा है, लेकिन हमें पता है आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यानी किसी भी बेलनाकार बर्तन की जो भी अंदर आयतन का सूत्र होता है वो हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम जनरल में ले लेते हैं यहाँ पर कि मान लो बेलन में हवा का आयतन यानी कि हमारे पास कितनी हवा प्रेजेंट है उसमें, वो हमने ले ली पाई आर स्क्वायर एच। अब इसने कहा जब उसको एक बार पंप, स्टार्टिंग में हमारे पास इतनी हवा है, जब उसको एक बार पंप करेंगे तो उसमें से कितनी हवा निकल जाएगी, उसका 1/4 भाग। फिर उसके बाद जो बच जाएगी उसको दोबारा पंप करेंगे तो उसका 1/4 भाग फिर निकल जाएगी। तो हम पहले देखते हैं, पहले पंप करने पर, ये पहली बार पंप करने पर निकली हवा कितनी निकलती है, निकली हवा, जो हवा प्रेजेंट थी उसका 1/4 भाग निकल जाती है, यानी इसको 4/4 भाग निकल गई है। तो हमारे पास बेलन में शेष बची हवा, बेलन में शेष हवा यानी कि स्टार्टिंग में पाई आर स्क्वायर एच थी, उसमें से इतनी निकल गई है तो कितनी बचेगी। तो हमारे पास 4 इसमें एल्शियम आ जाता है, तो कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। 4 पाई स्क्वायर एच में से पाई स्क्वायर एच गया तो कितना आ गया 3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे हमारे पास 4 है। यानी कि अब हमारे पास एक बार पंप करने पर इतनी हवा निकल गई तो हमारे पास शेष कितनी बच गई, इतनी। अब फिर दोबारा पंप किया जाता है तो दूसरी बार पंप करने पर हम निकली हवा, दूसरी बार पंप करने पर निकली हवा, देखते हैं कितनी हवा निकल जाएगी। उसी का शेष बची हवा का 1/4 भाग फिर निकल जाती है। तो शेष तो ये बची थी 3/4 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 1/4 भाग निकल जाती है, यानी कि इसको 1/4 से फिर गुना कर लो। तो ये हमारे पास क्या है 3, 4 को 4 से गुना करोगे 16, और ये पाई आर स्क्वायर एच। दूसरी बार पंप करने पर इतनी हवा निकल जाती है। तो अब हमारे पास बेलन में शेष बची हवा कितनी हो जाएगी, बेलन में शेष बची हवा तो हमारे पास थी कितनी 3/4 पाई आर स्क्वायर एच तो थी उसमें, और उसमें से कितनी निकल गई 3/16 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से कितनी निकल गई तो माइनस कर दो। अब देखो कितनी बचेगी, 4 और 16 का लघुत्तम कितना आ जाएगा 16। तो 16 को 4 से भाग करोगे 4, 4 को 3 से गुना किया 12 पाई आर स्क्वायर एच माइनस, अब 16 को 16 से भाग किया तो 1, यहाँ पर 1 को 3 से गुना किया तो 3, यानी लघुत्तम आपको लेना आता है। तो बेटा गुना भाग और गुना भाग जोड़ना घटाना सब कुछ ये हमारे पास क्या है, एल्शियम लेना, ये हमारे पास मैथ्स का बेसिक है। कोई भी लेसन करना है उसमें ये यूज होने वाले हैं, तो आपको ये अच्छे से आने चाहिए। तो अब हमारे पास 12 में से 3 गया, कितना बच गया हमारे पास 9 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे 16 तो है, ठीक है। यानी कि हमारे पास अब सूची बन जाती है। पहले बेलन में कितनी हवा थी हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, फिर हमारे पास एक बार पंप कर दिया तो बेलन में कितनी शेष हवा बची 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। फिर एक बार और पंप कर दिया कि दूसरी बार पंप करा तो अब बेलन में कितनी हवा बची 9/16 पाई आर स्क्वायर एच। किसी भी सूची के कम से कम 3 पद तो लिख लोगे, ऐसे हमें इसके और पद लिखने हैं। अब हमें बताना है कि जो हमने सूची ली है ये एपी है या नहीं है। तो इसको बताने के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक निश्चित संख्या जोड़ने हैं, घटाने पर हमें अगला पद मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटा के देखेंगे, देखा कितना उत्तर आया। ये तीसरे में से दूसरा घटाकर देखेंगे, अगर दोनों की वैल्यू सेम आई है तो ये एपी है, अगर दोनों की वैल्यू सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो चेक करने के लिए एपी है नहीं, हम क्या करते हैं दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं, यानी 3/4 पाई आर स्क्वायर एच में से पाई आर स्क्वायर एच घटा रहे हैं। पाई आर स्क्वायर एच दोनों में से कॉमन, ये कितना आ गया हमारे पास 3/4 और -1, तो
कितना बच जाएगा ये -1/4 पाई आर स्क्वायर एच। एलसीएम ले लेना, 4 एलसीएम आ जाएगा। ऐसे ही हमने तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दिया। तीसरा पद कितना है 9/16 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा पद कितना है 3/4 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में से पाई आर स्क्वायर एच तो कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 9/16 माइनस 3/4। इसको और करके देख लो तो ये पाई आर स्क्वायर एच, 16 इसमें एल्शियम आ जाता है, तो ये बच गया हमारे पास 9। 16 को 4 से भाग करोगे तो 4 आएगा, 4 को 3 से गुना करोगे तो 12 आएगा। तो 9 में से 12 गया, इनकी -3, तो कितना बचता है -3/16 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखो हमारे पास जब हमने दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो हमारे पास -1/4 पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन जब तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाया तो हमारे पास क्या है -3/16 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या नहीं है, एपी नहीं है, क्योंकि दोनों का अंतर जैसा एक नहीं आया है, तो इसलिए एपी नहीं है। तो पहला भाग हमारे पास एपी था, लेकिन दूसरा भाग हमारे पास एपी नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चंस चेक करने होते हैं कि दी हुई सूची एपी है या नहीं है। अब आगे देखो इससे, अब इससे अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसी का तीसरा था। इसी के तीसरे भाग में प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितनी बढ़ती जाती है 50 रुपए बढ़ती जाती है। कोई कुआं खोदना है, कुएं को जब 1 मीटर गहराई तक खोदा जाता है तो लागत कितनी है खोदने की 150 रुपए, लेकिन अगर उसको और गहरा खोदना है, यानी कि उसको 2 मीटर तक खोदना है तो 1 मीटर तक की 150 है, उससे आगे अगर 1 मीटर और खोदना है तो कितने रुपए लगेंगे 50 रुपए लगेंगे, उससे आगे और बढ़ना है तो कितना लगेगा 50। तो जैसे आप सिचुएशन को देख रहे हो कि हमारे पास पहले 150 यानी पहला पद 150, फिर 50 रुपए बढ़ते जाएंगे, लेकिन निश्चित संख्या बढ़ती जा रही है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा एक एपी का उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी कि 10,000 रुपए किसी को खाते में जमा करवाए गए, उस पर इंटरेस्ट कितना लग रहा है 8% की दर से लग रहा है, लेकिन हर साल जो इंटरेस्ट लगता है वो किससे लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज से। हर साल के बाद वो इंटरेस्ट भी इसमें जुड़ जाएगा, हमारे पास मूलधन में जुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद फिर 8% का ब्याज लगेगा। तो बताओ इस प्रकार से जो सूची बनेगी वो एपी है या नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास राशि क्या है, यानी हमारे पास पहला पद क्या है, स्टार्टिंग में राशि या पहला पद कितना है हमारे पास 10,000 रुपए। इसके बाद हमारे पास दर कितनी दी हुई है 8% की दर दी हुई है, ठीक है, और हर साल के बाद हमारे पास अकाउंट में जुड़ जाती है। तो हमारे पास पहले वर्ष का ब्याज ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ब्याज कैसे निकलेगा 10,000 पे 8% का ब्याज है, तो 8% से 100 गुना कर दो। 8% का मतलब है 8/100। अगर हम प्रतिशत का साइन निकालना चाहते हैं तो कितना है 8/100, क्योंकि 100 रुपए पर कितना दर है हमारे पास 8 रुपए, तो 1 पर 8/100, और हमें कितनी अमाउंट पे निकालनी है 10,000 पर, तो इसको 10,000 से गुना कर दो। तो सेम यहाँ पर लिखोगे कि पहले वर्ष का ब्याज, यानी पहले वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिल जाएगा उसको, ये दोनों जीरो कट गई तो कितना हो गया 800 रुपए। ये पहले वर्ष के अंत में उसके पास ब्याज आ गया, तो पहले वर्ष के बाद उसका मिश्र धन कितना हो जाएगा, पहले वर्ष के बाद मिश्र धन क्या होता है, जो उसने अमाउंट थी उसके पास उसमें हमारे पास ब्याज और जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा कुल अमाउंट हो गई उसके खाते में 1 साल के बाद।
अब अगले साल की बात करते हैं। अगले साल की जब बात करेंगे तो अब भी हमारे पास जो ब्याज लगेगा वो इस अमाउंट पे लगेगा, इस वाले पे नहीं लगेगा। अगर इस पर लगाओगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, साधारण ब्याज। लेकिन अगर उसमें का चक्रवृद्धि ब्याज, तो हर साल के बाद जो हमारे पास उसकी अमाउंट थी खाते में, उस पर इंटरेस्ट लगकर जो जुड़कर बनी है उस पर हम ब्याज लगाएंगे। तो हमारे पास दूसरे वर्ष का ब्याज। अब देखते हैं दूसरे वर्ष के अंत तक कितना ब्याज लगेगा। दूसरे वर्ष का ब्याज इस पर लगेगा, इस वाली अमाउंट पर लगेगा, यानी 10,800 पे लगेगा। दर 8% है, यानी 8/100। तो ये हमारे पास कितना हो गया, गुना करते हैं तो 864। तो दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, दूसरे वर्ष के अंत में मिश्र धन, यानी मिश्र धन क्या होगा, जो अमाउंट थी, अमाउंट कितनी थी उसके पास 10,800, ब्याज कितना लग गया 864। अब उसके पास इतनी अमाउंट बन गई, तो कितना बन जाता है 10,800 में 864 जोड़ देते हो तो ये बन जाता है 64 आ गया, 8 और 8 16, और ये बन गया हमारे पास 11,664। हमारे पास 3 पद हो चुके हैं। पहला पद हमारे पास 10,000 अमाउंट थी, फिर एक साल के बाद कितनी हो गई उसके पास 10,800, फिर उसके बाद 2 साल के बाद कितनी अमाउंट हो गई उसके बाद 11,664। ऐसे अगले पद भी निकाल सकते हो। अब हमें चेक करना कि ये एपी है या नहीं है। अंतर निकाल कर देखो, इसका अंतर लोगे तो हमारे पास A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 800। अब इसमें से इसको माइनस करो, तीसरे पद में से दूसरे पद को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 864। अंतर जैसा नहीं है तो इसलिए ये एपी भी नहीं है। तो हमें चेक करना था कि एपी है या नहीं है। ये बच्चों था पहला क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो इनको क्वेश्चंस को कॉपी पे नोट करना है और अच्छे से समझना है और खुद भी करके देखना है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक निम्नलिखित दिया हुआ है। यानी कि हमें किसी भी एपी के 4 पद लिखने हैं, उसका हमें प्रथम पद भी दिया हुआ है और सार्वधातुक भी दिया हुआ है। इसका हम कर रहे हैं दूसरा भाग, या दूसरे की बजाय हम कर रहे हैं इसको चौथा भाग। दूसरे क्वेश्चन का चौथा भाग, पहला पद हमारे पास क्या है -1 और सार्वधातुक हमें कितना दिया हुआ है 1/2। हमें एपी में क्या लिखते हैं, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद होते कौन से हैं, देखो ए ये प्रथम पद है, यहाँ मैसेज देते हैं प्रथम पद हमारे पास क्या होता है ए, दूसरा पद हमारे पास क्या होता है a प्लस डी, अगर हम जनरल फॉर्म की बात करें। तीसरा पद हमारे पास क्या होता है a प्लस 2d, और चौथा पद हमारे पास क्या होता है a प्लस 3d होता है, ठीक है ना। हम इस तरह से भी कर सकते हैं, a की वैल्यू कितनी है -1। अब दूसरा पद निकालना है a प्लस डी, तो -1 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। लघुत्तम ले लोगे तो 2 लघुत्तम आ गया, ये हमारे पास -2 प्लस 1 तो कितना बन जाएगा -1/2। अब हम यहाँ पर बात करते हैं a की वैल्यू -1, यहाँ पर हमारे पास 2 के साथ d गुना हो रहा है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1/2 दी हुई है, रखते चले जाओ, इस 2 से 2 कट गया, तो ये हमारे पास -1, यहाँ पर क्या बचा +1, -1 और +1 आपस में कट जाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसके बाद चौथा पद, अब यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है -1, 3 के साथ d गुना हो रहा है, d की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये कितना होता है -1 प्लस 3/2। अब हमें जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को लघुत्तम लिया तो इसके नीचे तो 1 ही है, तो 2 को -1 से गुना किया -2 और ये +3, तो 3 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हमारे पास प्रथम 4 पद कौन से हुए, पहला पद तो -1 है, दूसरा पद हमारे पास इसकी वैल्यू आई है -1/2, तीसरे पद की वैल्यू आई है 0 और चौथे पद की वैल्यू कितनी आई है 1/2। तो क्वेश्चन करने का एक तरीका तो ये है।
अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, जो आपको ठीक लगे उस तरह से क्वेश्चन को करना। एक बार क्वेश्चन को दोबारा देख लो। हमें क्या कहा गया था, एपी का प्रथम पद भी दिया हुआ है और सार्वंतर भी दिया हुआ है, और हमें उस एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे। तो प्रथम 4 पद होते कौन से हैं? ये हमारे पास प्रथम पद, ये दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्रथम पद किसके बराबर होता है? ए के बराबर। हम जनरल फॉर्म की बात कर रहे हैं। दूसरा पद हमारे पास a प्लस डी के बराबर, तीसरा पद a प्लस 2d के बराबर, चौथा पद a प्लस 3d के बराबर। तो अब हमारे पास इसमें जो a और d की वैल्यू दी हुई है उनको रखते चले जाओ। a की वैल्यू -1, इसमें a और d की वैल्यू रखी, लघुत्तम लिया, तो हमारे पास कितना आ गया? -1/2। इसमें भी a और d की वैल्यू रखी, लघुत्तम किया, प्लस माइनस किया, तो कितना आ गया? 0। इसमें भी a और d की वैल्यू रखी और इसको हल किया तो कितना आ गया? 1/2। तो हमारे पास चारों पदों के ये वाले मान आ गए। तो एक तरीका हमारे पास क्वेश्चन करने का ये है कि इस तरह से हम चारों पद निकाल सकते हैं। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा भाग। अब हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि दूसरा तरीका क्या है, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इजी लगे, आप उस तरीके से क्वेश्चन करोगे। अब हमारे पास है इसका नेक्स्ट पार्ट। हमें दिया हुआ है 5वां भाग। इसका 5वें भाग में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां भाग जो ए है, प्रथम पद है, वह -1.25 और डी कितना दिया हुआ है हमें? -0.25। इसके भी हमें प्रथम 4 पद निकालने हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास प्रथम 4 पद निकालने के लिए तो प्रथम पद तो किसके बराबर है? a के बराबर ही है, -1.25। दूसरा पद निकालना है, तो दूसरा पद कैसे निकलता है? अभी हमने इसकी परिभाषा करी थी। परिभाषा में क्या था? प्रत्येक पद कैसे निकलता है? एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद। और निश्चित संख्या क्या होती है? सार्वंतर, यानी कि डी की वैल्यू। यानी कि अगर हम a में d की वैल्यू जोड़ देंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा? दूसरा पद। यानी कि पहले पद में d जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? दूसरा पद। तो इसमें हमने -1.25 में क्या जोड़ दिया? -0.25। यहाँ पर ध्यान देना, जोड़ रहे हैं लेकिन दोनों ही चिन्ह माइनस के हो गए, 1.25, और ये प्लस और माइनस चिन्ह इकट्ठे हैं, यानी गुणा हो रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा? माइनस। तो ये कितना होगा? 0.25। अब इनको जोड़ते हुए ध्यान देना, -1.25 जब हम जोड़ेंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव भी आना चाहिए, ये 0 और ये 25। जब इनको जोड़ते हो तो क्या बन जाता है? ये -1.50। अब बच्चों यहाँ पर गलती करते हो मोस्टली, ये दोनों ही संख्याएं माइनस वाली हैं। जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी और चिन्ह भी यही रहेगा। चिन्ह में चेंज नहीं आएगा। बच्चे मोस्टली करते हैं कि माइनस माइनस प्लस हो गया, ऐसे माइनस माइनस प्लस नहीं होता। जुड़ने पर माइनस माइनस प्लस तब होता है जब माइनस वाली संख्या से गुना हो रही होती है। गुना नहीं हो रही है, ये तो आपस में जुड़ रही है। इसके बाद हमें तीसरा पद निकालना है। तो तीसरा पद कैसे निकलेगा? दूसरे पद में क्या जोड़ोगे? वो निश्चित संख्या। तो दूसरा पद इसमें क्या जोड़ोगे? निश्चित संख्या। निश्चित संख्या किसको बोलते हैं? डी को बोलते हैं। तो हमारे पास दूसरे पद की वैल्यू कितनी है? -1.50, और डी की वैल्यू कितनी है? -0.25। जोड़ रहे हो ना, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? माइनस ही बन जाएगा। तो ये कितना आ गया? -1.75। अब चौथे पद की बात कर लो। चौथा पद कैसे आएगा? तीसरे पद में डी जोड़ने पर। तीसरे पद में डी जोड़ने पर, इनकी निश्चित संख्या जोड़ने पर। तो हमारे पास तीसरा पद है -1.75, इसमें हमें जोड़ना है डी। तो डी भी हमारे पास माइनस की संख्या दे रखी है, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास क्या आ गया? -2.0। तो ये हमारे पास इसके चारों पद आ जाते हैं। पहला पद -1.25, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। तो इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे अब इसका हमें मान लो दिया हुआ है तीसरा पद, एक बार देख लो, थोड़ा आपको इजी लगेगा तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसमें हमें दिया हुआ है पहला पद तो 4 के बराबर और दूसरा पद 3 के बराबर। दूसरा पद नहीं, जो निश्चित संख्या की सार्वंतर दिया हुआ है -3 के बराबर, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम और जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि पेपर में तो 1 मार्क का क्वेश्चन आना है ना ये, तो हमें इतना भी लिखने की जरूरत नहीं है, हमें शॉर्ट में इस क्वेश्चन को करना है। तो शॉर्ट में कैसे करेंगे? अभी मैंने 2 तरीके बताए आपको, अब इसको शॉर्ट में कैसे करना है इस चीज को देखो।
शॉर्ट में करने के लिए यहाँ पर देखो कि पहला पद कितना है 4। अब दूसरा पद कैसे मिलेगा, इसमें निश्चित संख्या जोड़ने के बाद निश्चित संख्या क्या है हमारे पास -3, ठीक है। अब हमारे पास अगला तीसरा पद कैसे मिलेगा, दूसरे पद में। अब दूसरा पद तो हमारे पास था ही, इसमें एक निश्चित संख्या जोड़ने के बाद निश्चित संख्या क्या है हमारे पास -3। इसके बाद हमारे पास इससे अगला पद कैसे मिलेगा, इस वाले पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर ये वाला पद कितना है -3 प्लस -3 लिखोगे ना ऐसे कैसे, और इसमें हमने एक बार -3 और जोड़ दिया, थोड़ा हल्का करो, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4 - 3 कितना होता है 1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस माइनस मिलकर मैं लिख देती हूँ 4 - 3 कितना हो गया 1 हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस और ये माइनस के 3। एक बार फिर इसको लिख लो, ये हमारे पास 4 - 3 प्लस माइनस, यहाँ पर भी साइन है माइनस और प्लस माइनस मिलकर माइनस। अब यहाँ पर देखो ये 4, यहाँ पर भी एक बार लिख लो 4 - 3, तो 4 - 3 कितना हो गया 1, 4 - 3 कितना हो गया 1, 1 - 3 कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ पर 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया, 1 - 3 कितना हो गया -2, ये तो हम कर चुके ना -2 में से -3 और करोगे तो कितना आ जाएगा -5। तो इस तरह से भी इसको कर सकते हो कि यानी कि हर पद में डी जोड़ते जोड़ते हम अगला पद निकाल सकते हैं। सेम फार्मूला मैंने इसमें अप्लाई किया, शॉर्ट में करना तो रफ में करके देख सकते हो। इसके बाद है हमारे पास इसी का तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर ज्ञात कीजिए। प्रथम पद बताना है और सारांतर बताना है, तो कोई सा भी पार्ट ले सकते हो। मैं इसका आपको करवा रही हूँ दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट करवा रही हूँ। इसमें दिया है -5, -1, 3 और ये 7, यानी कि इस एपी के हमें पद दिए हुए 4 पद। पहले पद की वैल्यू -5, दूसरे पद की वैल्यू -1, तीसरे पद की वैल्यू 3, चौथे पद की 7। हमें निकालना है प्रथम पद को क्या बोलते हैं A1, तो इसकी वैल्यू कितनी है -5, ठीक है। इसको हम A1 को क्या लिख देते हैं A लिख देते हैं, तो A कितना है हमारे पास -5। अब हमें सारांतर निकालना है, क्योंकि ये एपी है, इसने हमें ये नहीं कहा कि चेक करो ये एपी ही है, तो सारांतर निकालने के लिए हमेशा दूसरे पद में से क्या निकालोगे, पहले पद को माइनस कर दोगे। तो यानी कि सारांतर क्या बोलते हो उसको, डी सिंबल यूज करते हो, तो डी किसके बराबर होगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दिया। दूसरा पद हमारे पास क्या है -1, अब माइनस करना है क्या, पहला पद, पहले पद की वैल्यू कितनी है -5। इस चीज को ध्यान रखना, बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, या तो वो गलती करते हैं कि पहले पद में से दूसरा पद माइनस कर देते हैं। हमेशा सारांतर निकालते हुए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, या तीसरे में से दूसरे को करना है, यानी कि बाद वाले पद में से उससे पहले वाले पद को माइनस करना है। मेनली ध्यान रखना कि दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है, तो इसमें से इसको माइनस कर रहे तो -1, ये वाला माइनस का चिन्ह आ गया, और इसकी वैल्यू रखोगे A1 की वैल्यू रखी तो कितनी है -5 है। अब यहाँ पर देखो -1, अब 2 बार माइनस का चिन्ह आ गया, बीच में कोई संख्या भी नहीं है, तो माइनस माइनस यानी गुना हो रहे हैं, तो क्या हो गया ये प्लस, ये आ गया 5। अब -1 तो है, माइनस का प्लस का 5 है, तो 5 में से 1 कितना बन गया हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास प्रथम पद तो आ गया -5 और हमारे पास सारांतर कितना आ गया 4 के बराबर। तो इस क्वेश्चन के हमारे पास 4 भाग हैं, बाकी भाग भी आप ट्राई करके देखना। इसके बाद है हमारे पास इसका चौथा भाग। अब इस क्वेश्चन में एक गलती और करते हैं बच्चे कि पूछा तो है कि इस एपी का सारांतर और प्रथम पद बताओ। वो क्या करते हैं कि बाकी भी चेक करने लग जाते हैं कि A2 - A1 निकाला, फिर A3 - A2 निकाला, फिर A4 - A3 निकाला। हमें जब दिया हुआ है कि ये एपी है तो हमें बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। हमें एपी है तो इसका मतलब संख्याओं के बीच का अंतर तो जैसा होगा ही होगा, हमें सिर्फ वो अंतर बताना है, और वो अंतर कैसे मिल जाएगा, पहला स्टेप करने से वो वाला अंतर मिल जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो उसका सारांतर ज्ञात कीजिए और उसके 3 पद और लिखिए, ठीक है ना। तो यानी कि हमें एपी का सारांतर भी ज्ञात करना है और 3 पद और भी लिखने हैं।
तो इसके लिए अब ये क्वेश्चन है, अब हमें जो सूची दी हुई है वो एपी है या नहीं है उसको पहले हमें चेक भी करना है। जब हमें चेक करना हो तो हमें बार बार आंसर निकालने की जरूरत पड़ती है। अब जैसे इस क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट मैं आपको करवा रही हूँ। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है, सूची दी हुई है 2/5, 2 5/2, 3 7/2, ये हमें सूची दी हुई है। अभी ये पता नहीं है कि ये एपी है या नहीं है, यानी हमें चेक करके बताना है। और अगर ये एपी निकल जाती है तो हमें इसके अगले 3 पद और लिखने हैं। तो अब हम चेक कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करेंगे, यानी 5/2 में से 2 को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए हमें लघुत्तम लेना पड़ गया, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। अब खाली इसी से काम नहीं चलेगा क्योंकि हम चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। अब हम तीसरे पद में से दूसरा पद भी माइनस करेंगे। ये तीसरा पद है, दूसरा पद है, 3 में से 5/2 को माइनस करोगे तो 2 लघुत्तम आ गया, तो 3 दूनी 6, 6 - 5, ये भी कितना आ गया 1/2। इसके बाद हम चौथे पद में से भी तीसरा पद माइनस करोगे। चौथा पद हमारे पास क्या है 7/2, इसमें से भी माइनस करोगे तो 7/2 माइनस के 3 तो 7, ये हमारे पास 2 का लघुत्तम आ गया, तो ये हो गया 7 - 6 यानी 1/2। अब देखो इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, सबका अंतर कैसा आ रहा है 1/2 आ रहा है, यानी सबका आंसर एक जैसा आ रहा है। तो हमने चेक कर लिया कि ये एपी है। कैसा है, अंतर बराबर है, इसलिए ये एपी है। ये कहता है अगर एपी है तो इसके अगले पद और लिखो, अगले 3 पद और लिखो। अगले 3 पद कौन से बनते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमें दे रखा है। हमें क्या निकालना है, 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। अब हमें इसके अगले 3 पद निकालते हैं, 5वां पद निकाल रहे हैं। 5वां पद कैसे निकलेगा, चौथे पद में सार्वधातुक जोड़ दो, इनकी निश्चित संख्या जोड़ दो। चौथा पद क्या है हमारे पास 7/2, इसमें क्या जोड़ोगे, जो निश्चित संख्या है 1/2, तो ये कितना हो गया 8/2। 8 को 2 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4। छठा पद किससे आएगा, छठा पद आएगा 5वें पद में निश्चित संख्या जोड़ने पर। अब हमारे पास 5वां पद क्या है 4, इसका मान 4 आ चुका ना, इसमें 1/2 और जोड़ दो, 2 को लघुत्तम लोगे, 2 चौके 8, 8 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9/2। इसके बाद हमारे पास इसका निकलना है हमने 7वां पद। 7वां पद ले रही हो तो ये हमारे पास छठे पद में क्या जोड़ोगे, डी जोड़ दोगे, तो हमारे पास छठा पद किसके बराबर आया है, छठे पद का मान है 9/2। डी कितना है, यानी जो हमारे पास अंतर था वो हमारे पास है 1/2, तो 9 और 1 10, 10 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया 5। तो अगले 3 पद कौन कौन से आ गए हमारे पास, या लिख सकते हो अगले 3 पद, इसने कहा था अगले 3 पद बताओ, तो अगले 3 पद कौन कौन से आ गए, 4 हो गया, 9/2 हो गया और 5 हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास अलग टाइप का हो गया, यानी कि हमें इसमें बताना था। हमेशा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखना है, समझना है, उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना, कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। अगर पूछा है कि एपी के लिए चेक करो तो इस तरह से हमें अंतर निकाल कर लिखना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास मैं इसका एक क्वेश्चन और ले लेती हूँ। हमारे पास है इसका क्वेश्चन 9th पार्ट में दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। ये हमें दिया हुआ है 1 3 9 27। बताना है कि एपी है या नहीं। तो हमने क्या करा, दूसरे पद में से पहला पद घटाया, 3 - 1 2 आ गया। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया, इनकी 9, तीसरा पद कितना है हमारे पास 9 - 3 कितना आ गया 6। चौथे पद में से तीसरा पद घटाया, 27 - 9, 27 में से 9 कितना हो गया 18। अब देखो जब हमने देखा तो कोई निश्चित संख्या आ रही है क्या, सभी संख्याएं अलग अलग हैं, तो इसलिए ये एपी नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हमने इस तरह से करना है। तो बच्चों आज हमने इस एक्सरसाइज के चारों क्वेश्चन करे। हमने पहले पढ़ा कि समांतर श्रेणी क्या होती है, यानी कि संख्याओं की सूची जिसमें प्रत्येक संख्या यानी कि अगला पद कैसे मिलता है, पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर। तो निश्चित संख्या हमारे पास क्या होती है, सार्वधातुक कहलाती है। और जो पहला पद है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। पदों के हमने नाम भी देखे और 4 तरह के क्वेश्चन हमने करे। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्थिति पर आधारित था, यानी हमें कुछ स्थिति दी हुई थी, उससे हमें सूची बनानी थी।
दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या निकाला है कि हमारे पास कोई भी हमें सार्वंतर और प्रथम पद दिया हुआ है, उससे हमें एपी फॉर्म करनी थी, यानी कि हमारे पास एपी के 4 पद लिखने थे। तीसरा पद हमें एपी दी हुई थी, उसका हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना था, और चौथे में हमें कुछ सूची दी हुई थी और हमें चेक करना था वो एपी है या नहीं है। तो क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और उनको करके देखना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।